मुझे उम्मीद है एक दिन अंधेरे रूठ जाएंगे, मुझे उम्मीद है एक दिन अंधेरे रूठ जाएंगे, नई सुबह तुलू होगी, सवेरे मुस्कुराएंगे। खुरामा और सुबक रफ्तार हवाओं के थपेड़े हों, खुरामा और सुबक रफ्तार हवाओं के थपेड़े हों, न बनकर आंधियां सर से छतों को ये उड़ाएंगे। चराहा अब मज़ारों का मुकद्दर ही नहीं होगा, चराहा अब मज़ारों का मुकद्दर ही नहीं होगा, गली मोहल्ले मैंने रोके उसको फंबल कर दोबारा से रिपीट करूं। चराहा अब मज़ारों का मुकद्दर ही नहीं होगा, मोहल्ले और गली कूचे एक दिन झिलमिलाएंगे। नई अब कोंपले फूटे नए पत्ते उगेंगे अब, नई अब कोंपले फूटे नए पत्ते उगेंगे अब, दरख्तों के लिबादे भी नया जोबन दिखाएंगे। न पानी का कभी लहजा कहीं सैलाब सा होगा, न पानी का कभी लहजा कहीं सैलाब सा होगा, भरी नदियां चलेंगी और दरिया गुनगुनाएंगे। हमारा हाथ तो थामा है कुदरत ने फरागत से, हमारा हाथ तो थामा है कुदरत ने फरागत से, पसीना लेके माथे पर कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही जल्द ऐसी भी कोई सुबह तुलू होगी, बहुत ही जल्द ऐसी भी कोई सुबह तुलू होगी, जहां जाकर अंधेरे अब सदा को मुंह छुपाएंगे। जरा हिम्मत करो मुमताज के उम्मीद जिंदा है, जरा हिम्मत करो मुमताज के उम्मीद जिंदा है, हमारे खेत फिर उस शान से ही लहलहाएंगे। नई सुबह तुलू होगी, सवेरे मुस्कुराए। वेलकम बैक टू नाज़रीन, हम फिर मौजूद है मुनफरद लहजे की शायरा मुमताज मलिक साहिबा के साथ, और आप हमारा प्रोग्राम वहीं से देखेंगे जहाँ से हमने इसको मुनक़दा किया था। हमारी शायरा हमारा शायर। तो मुमताज साहिबा, कैसा लगता है आपको पाकिस्तान में और पेरिस में अदब के हवाले से काम, आप उसको किस नज़र में देख रही हैं? असल में अदब के हवाले से अगर हम पाकिस्तान की बात करें या दुनिया की कहीं भी बात करें, जो आजकल अफसोसनाक रवैया होता है वो ये शायद पहले भी होता होगा, क्योंकि मैं अब इस फील्ड में हूँ तो मैं अब देख रही हूँ। तो जो लोग पुराने हैं, पहले से यहाँ काम कर रहे हैं, सीनियर्स हैं हमारे, वो पहले से जानते होंगे ग्रुप बंदी बहुत ज्यादा है। ग्रुप बंदियां करके काम करना, नए लोगों का रास्ता रोकना, हिम्मत अफजाई ना करना और दूसरे को नजरअंदाज करके खुद को अपना कद बढ़ता हुआ महसूस करना, ये हमारे यहाँ जितना भी अदब का हल्का है, माजरत के साथ सबसे दस्त बस्ता माजरत के साथ कि ये उनमें एक वतीरा है जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे आने वाले नए लोगों का रास्ता आप रोक तो नहीं सकते। उन्होंने तो कहते हैं ना, जब नदियां बहती हैं या चश्मे फूटते हैं तो वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं पहाड़ों के सीने को चीर कर। वैसे भी तो बयानी नदियां जी वो अपने सामने मंदिर मस्जिद नहीं दिखती, वो अपने रास्ते बना लेते हैं। और फिर परवरदिगार ने जिसको जो सलाहियत दी है, जो उसके मुकद्दर में नाम या उसके लिए जो भी अल्लाह ताला ने उसमें जितनी भी कामयाबियां लिख रखी हैं वो तो हासिल करके ही रहता है, लेकिन जो आपका हिस्सा होना चाहिए बतौर सीनियर के या रहनुमा के तौर पे, उस्ताद के तौर पे, उसको सिखाने में अफसोस आपको गंवा देते हैं, मुफ्त की कामयाबी, मुफ्त की इज्जत का मौका गंवा देते हैं। और एक मुझे जो अफसोसनाक बात यहाँ लगती है, अपने पाकिस्तानी बड़े बड़े साथीज़ा हैं हमारे, लिखने वाले हैं माशाल्लाह, बड़े लेजेंड हैं सारे, वो बड़ी महफिल में होते हैं ना, तो वो बड़े अजीब से नफरत भरे लहजे में कहेंगे कि जी हमें तो फला फला का कलाम पढ़ने का मौका ही नहीं, लोगों ने हमें किताबें दे दी और हमारे पास इतना टाइम नहीं हम लोगों की किताबें। हो सकता है वाकई आप मसरूफ हों, वाकई आप सच कहते हों, लेकिन आप किसी का दिल रखने के लिए जब किताब किसी से लेते हैं ना, या तो आप ऐलान करते कि हमें किताबें कोई ना प्रेजेंट करें क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। अच्छा, मौजूद बड़ा तफरीक की तरफ जा रहा है। वो मुमताज मलिक साहिबा जैसी ख्वातीन हज़रात जो हैं, उनके लिए तो मैं यही कहा करता हूँ कि शिकवे ना जी ज़ुल्मत से कहीं बेहतर, ये जरूरी है कि अच्छे जवाब शिकवे शब ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था, शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाई जाती। फराज का ये बड़ा खूबसूरत शेर है। देखिए, मैं समझता हूँ बकौल आपकी रवानी है, चलती रहती है, और आप जैसे लोग जिनमें मैं परवीन शाकिर को भी देखता हूँ, आपकी जो नस्ल है, आपकी जो मज़ामीन है, उनमें मुझे कहीं ना कहीं बानी खुशी भी नजर आती है। आप
پن کے وہ داخل نہیں ہے، آپ انسان کہتے ہیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ فرانس میں بھی کام ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کچھ نام یہاں پر ہوں؟ جی فرانس میں ہمارے ماشاءاللہ وہاں پہ معروف شعراء میں عاقب غنی صاحب ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. ایاز محمود ایاز ہیں. خواتین میں سمن شاہ ہیں. اس کے علاوہ شاز ملک صاحبہ بڑی اچھی ناول نگار بھی ہیں اور بڑی اچھی شاعرہ ہیں. اور شمیم خان صاحبہ ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں. پنجابی کلام میں عاشق حسین رندھاوی صاحب، عاشق حسین رندھاوی بہت اچھا کام کرتے ہیں، بلکہ ان کے تو کافی گیت بھی ہیں جو فنکاروں نے گائے ہیں. اس کے علاوہ اکمل شاکر صاحب ہیں. ایک نیا بچہ بھی ہے اس وقت آصف، وہ بھی کام کر رہا ہے وہاں پہ. تو اچھے ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں اس وقت ہمارے پاس. ٹوٹل جو لکھنے والے مستند لکھاری کہہ لیں یا اہل کتاب کہہ لیں، ہم لوگ تقریباً 12 سے 14 لوگ ہیں پورے فرانس سے ہماری نمائندگی ہے. بالکل بالکل. باقی یورپ میں بھی آپ کا بس میں آنا جانا یا کچھ طرح کی تقاریب ہوتی ہیں؟ جی تقاریب ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں مختلف ممالک میں. پھر وہ ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہیں، یا جیسے ہم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں جس وقت، تو اس دوران پھر وہ پذیرائی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں. لوگوں سے ملاقات بھی ایک بہانہ بنتی ہے. اور ریڈیو چینل جیسے بارسلونا ریڈیو پہ کام ہو رہا ہے، ڈنمارک میں ریڈیو چینل کام کر رہا ہے اردو میں پنجابی میں، تو وہ لوگ پھر آن لائن بھی آپ کو لیتے ہیں. اور ویسے دوسرا آن لائن مشاعروں کا تو آج کل کرونا کا شکریہ کہ دنیا بہت نزدیک آ گئی ہے، اور ہم لوگوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی اسکرین کے اوپر 20-30 ممالک کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا، بات کرنے کا، کلام سننے سنانے کا موقع. لیکن ساما آپ نے کھول دی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی بہتری پوشیدہ ہوتی ہے ہمارے لیے. ہم جو ایسے ہی جاتے ہیں نا اسی طرح سے، کیونکہ سامعین سننے والا تو آپ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے. جس نے آپ کو سننا ہے، جسے ادب سے محبت ہے، جو آپ کو پڑھنا چاہتا ہے یا آپ کو جاننا چاہتا ہے، وہ کہیں سے بھی آپ کو ڈھونڈ لے گا. میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ جب ایک زمانہ تھا جب یہ میڈیا نہیں تھا، اس وقت بھی تو لوگ پاپولر ہوتے تھے، تو اس وقت ان کے حصے کی کامیابی ان کو اس طرح ملتی تھی. آج تو ایک ہمارے پاس بہت میڈیم ہے، کیونکہ اب وہ چینلز کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو چکی ہے. پھر جو ایک غلامی ہوتی تھی نا کہ ہم نے آرٹیکلز بھیجے ہیں، کلام بھیجا ہے، چھپے گا نہیں چھپے گا، آئے گا نہیں، اب ہر طرح کی چیز چھپ جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور کلام ہوگا، کمزور چیز ہوگی، وہ وقت کے ساتھ خود ہی جھڑتی چلی جائے گی اپنی عمر پوری کر کے، اور جو مضبوط چیز ہوگی وہ وہاں رہ جائے گی. اسے ڈرنا نہیں چاہیے. اچھا کچھ کلام جی بالکل ضرور. میں چاہوں گی کہ اس وقت میرا ایک کلام جو کہ سراب دنیا میں، کیونکہ یہ میری ابھی لاسٹ والی کتاب ہے جو کہ بالکل نئی کتاب جو میری پچھلے سال آئی ہے، اس کتاب سے میں اپنا کلام بھی سنانا چاہوں گی کہ ایک عذاب ہے مولا، یہ اس کا عنوان ہے. عرض کیا ہے کہ نفل جن کے جانے پر شکر کے پڑے ہم نے، غور کیجیے گا، نفل جن کے جانے پر شکر کے پڑے ہم نے، ان کا لوٹ کر آنا ایک عذاب ہے مولا. جس نے زخم بانٹے تھے، جس نے زخم بانٹے تھے بزم میں اسے پا کر، جس نے زخم بانٹے تھے بزم میں اسے پا کر، دیکھ کر یوں مسکانا ایک عذاب ہے مولا. جس نے زخم بانٹے تھے بزم میں اسے پا کر، دیکھ کر یوں مسکانا ایک عذاب ہے مولا. سینت سینت رکھا تھا سامنے رقیبوں کے، سینت سینت رکھا تھا سامنے رقیبوں کے، ٹوٹ کر بکھر جانا ایک عذاب ہے مولا. ہم نے جن چوراہوں پہ زندگی گوائی تھی، ہم نے جن چوراہوں پر زندگی گوائی تھی، پھر وہیں بھٹک جانا ایک عذاب ہے مولا. جب ندی چڑھی ہو تو انتظار واجب ہے، جب ندی چڑھی ہو تو انتظار واجب ہے، باقیات سہ پانا ایک عذاب ہے مولا. خالص نسواں کلام ہے جی، خالص نسواں کلام. دوستی ہو طوفان سے جس کی ہر قدم اس کا، دوستی ہو طوفان سے جس کی ہر قدم اس کا، آنسوؤں سے ڈر جانا ایک عذاب ہے مولا. ساتھ جن کا ہو ممتاز زندگی کے جیسا تو، ساتھ جن کا ہو ممتاز زندگی کے جیسا تو، ان سے ہی بچھڑ جانا ایک عذاب ہے. کیا خوبصورت وقت ہے جی، واہ جی واہ جی. ساتھ جن کا ہو ممتاز، بس کیا ہے کہ ساتھ جن کا ہو ممتاز
जिंदगी के जैसा तो उनसे ही बिछड़ जाना, उनसे ही, वाह क्या यही क्या कज़ाब, उनसे ही बिछड़ जाना, एक अज़ाब है पड़े हमने उनका लौट कर आना, एक अज़ाब है मौला। भाई क्या खूबसूरत वक़्त सुनाई जी आपने मुमताज़ मलिक साहिबा। तो ये जरा बताइएगा कि नस्र में भी आप काम कर रही हैं, तो नस्र में आप किससे मुतासर हैं? अफसाने किस असनाद आपको ज़्यादा पसंद है, नावल की या कहानी की या अदबी मज़ामीन? मैं सच बोलूं आपसे मुश्ताक भाई, मैंने कोई भी चीज प्लान करके नहीं लिखी, ना मैंने कभी ये सोचकर कोई किताब पढ़ी कि मुझे इस जैसा लिखना है या इसके किससे मुतासिर होना है या इसकी जमीन देखनी है, कुछ है जैसे होता है ना, आप कोई कलाम पढ़ रहे हैं या किसी ने सुनाया है तो आगे से आप पर आमद शुरू हो गई, होता है ना कभी, तो आप समझते हैं कि इसकी जमीन में ये इस बहर में या इस जमीन पे एक कलाम आपके पास, शायद वो अल्लाह ताला की तरफ से आप पे उतारा जाना था, मेरी कोई लाइन पढ़ रहा हो सकता है वो कोई उससे मुतासिर होता है या आगे से उसको आमद उसके हिस्से की शुरू होती है, तो ये कोई नकल या कॉपी नहीं होता, ये तोहफा है जो क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। फिर नसर का भी यही था कि मेरी नसर में असल में बात ये कि जब मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, पहले तो मैं स्टेज पे जब प्रोग्राम किया करती थी, जब इदारे में मैं काम करती थी एक जगह, तो नज़ामत भी होती थी साथ में, तो फिर बीच में छोटे छोटे वाक़यात भी हम सुनाते थे, शेयर करते थे सबके साथ, यानी सबकामोज़ अंदाज में बात करते थे। तो जब मेरा वो काम वहाँ से मुकम्मल हुआ, फिर मैंने बाकायदा सोचा कि अब मुझे अपनी किताब प्रिंट करवानी है या बाकायदा आना है, तो फिर मुझे शायरी तो थी, लेकिन वो फिर वहीं से हमारे एक दो बड़े अच्छे दोस्त फैमिली थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप जो बोलती हैं वो लिखें। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था उस वक्त उर्दू लिखने का और बाकायदा टाइपिंग का भी था। तो बेइंतहा बोलती है, बहुत बोलती है, मैं कितना लिखूंगी और मैं भी बहुत बोलती हूँ, तो मैं कितना लिखूंगी, लेकिन मैं चाहती थी पहले जैसे मैंने आपको कोई बात समझानी तो मैं आपसे बहस करूंगी 3 घंटे, ये मेरी एक आदत थी ना बचपन से कि भी 3-3 घंटे, मैंने कहा नहीं ये इस टॉपिक पे मैंने मनवाना है। फिर जब मैंने लिखने की तरफ आई, मैंने सोचा क्यों मैं एक बंदे से बहस करूं। मुझे एक बड़ी अच्छी दोस्त ने मशवरा दिया कि एक बंदे को 10 घंटे उसके साथ या 10 दिन सर खपाने से अच्छा है कि आप एक तहरीर लिखो, उसे 10,000 में छोड़ दो, उसमें कुछ आपके हम मिजाज होंगे, कुछ आपसे मुत्तफिक नहीं होंगे, तो हर बंदा अपनी राय देगा, लेकिन ये कि कुछ जो बिल्कुल न्यूट्रल होंगे या उनके लिए नई बात होगी सोचने के लिए तैयार। नसर में वैसे अगर आप सोचें कि आर्टिकल्स कौन अच्छे लिखते हैं या कॉलम निगार कौन से, तो पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलम निगार हैं, जैसे अब्दुल कादिर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे जिस तरह हसन निसार साहब अपने लेवल के लिखने वाले हैं, इसी तरह से हामिद मीर साहब अपने हिसाब से लिखते हैं, अलग अलग उनके तरीका है लिखने का, आप उनको पहचान जाते हैं उनकी तहरीरों से। अताउल हक कासमी साहब बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, वो शगुफ्ता मिजाजी से लिखते हैं। अदब के हवाले से अगर बात करें ना, तो अदब में आप कहानी में या नॉवेल निगारी में चले जाएं तो बानो कुदसिया से अच्छा कोई लिखने वाला मेरा नहीं था। बानो कुदसिया से ज्यादा बारीकियों को लेकर चलना, एहसासात को छेड़ना, उसके ऊपर तफसील बयान करना, ये उन पे खत्म है, छेड़ कर उसको सुलझा देना। कहते ना, जाने क्या बात है हंसते हुए डर जाते हैं, जाने क्या बात है हंसते हुए डर जाते हैं, चलते चलते हुए रास्ते में ठहर जाते हैं, मारने के लिए हथियार जरूरी तो नहीं है, मारने के लिए हथियार जरूरी तो नहीं, हम तो एहसास की शिद्दत से ही मर जाते हैं, नाम के अपनों ने ता उम्र किया है रुस्वा, नाम के अपनों ने ता उम्र किया है रुस्वा, अब तो डरते हुए हम अपने भी घर जाते हैं, अब तो डरते हुए हम अपने भी घर जाते हैं, ये अलग बात कि हम खुद ही फरामोश करें, ये अलग बात कि हम खुद ही फरामोश करें, कौन कहता है कि हालात संवर जाते हैं। क्या खूबसूरत मिसरे जी, बहुत शुक्रिया। यूं ना मगरूर हो तू अपनी मसीहाई पर, यूं ना मगरूर हो तू अपनी मसीहाई पर, जख्म की रस्म है एक रोज ये भर जाते हैं, झूठ का साथ न देने की कसम खाई थी, झूठ का साथ न देने की कसम खाई थी, फिर भी तेरे लिए हम सच से मुकर जाते हैं।
मुकर्रर जी झूठ का साथ वाह, न क्या जबर का देने शेर है की जी। कसम खाई थी, क्या जबर का शेर है जी। झूठ का साथ न देने की कसम खाई थी, फिर भी तेरे लिए हम सच से मुकर जाते हैं। क्या कयामत का ये अहवाल तुझे याद नहीं? आह, क्या कयामत का ये अहवाल तुझे तुझे याद याद नहीं? रूही के गाल से पत्थर भी बिखर जाते हैं। वाह वाह वाह। लफ्ज के खेल में माहिर थे कभी हम भी, मगर लफ्ज के खेल में लफ्ज माहिर के थे। खेल में माहिर थे कभी हम भी, मगर अब तो सदियों यूं ही खामोश गुजर जाते हैं। अब तो सदियों यूं ही खामोश गुजर जाते हैं। जो दिए शब में जले उनको संभालो मुमताज, जो दिए शब में जले उनको संभालो। जो दिए शब में जले उनको संभालो मुमताज, सारे चढ़ते हुए सूरज तो उतर जाते हैं। भाई वाह वाह जी, क्या जाने क्या बात है, क्या कहने, क्या हंसते कहने भाई, क्या डर जाते हैं। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये हमारी मुमताज मलिक साहिबा की आशात आप की समातों की नजर थे। तो मुमताज साहिबा ये बताइए, अगर आप शायरा ना होती तो क्या होता? मैं शायरा ना होती, और अगर मैं कॉन्टिन्यूटी से पढ़ रही होती, जैसे कॉलेज में बाकायदा जाती और बाकायदा यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाती, तो मुझे शौक था या तो मैं CSS करती या मैं लेक्चरशिप में जाती। अच्छा, आप अफसर बन रही, आप DCVC बन गया जी हाँ, हमारे। मुझे होता, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर मुझे एक जज्बा है ना हमदर्दी का, काम आने का, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं काम आना चाहती, मैं बाकी इतनी पावर रखती कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती, हकदारों को हक पहुंचाती। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, माँ बनने के बाद जज्बा हमदर्दी ज्यादा आता है या औरत में जज्बा हमदर्दी मौजूद होता है? हम जज्बे हमदर्दी तो पैदा होते ही हर औरत में ही मौजूद होता है। बच्ची अपने साथ देखा छोटे भाइयों का ख्याल रखती है, बहन भाइयों का ख्याल रखती है, बाप की फिक्र करती है, तो कुर्बानियां देती है, अपने हुकूक छोड़ती चली जाती है, जो वो लेना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ने हमें वो हुकूक दिए, लेकिन माँ बनने के बाद आपके दिल के अंदर जो सेंसिटिविटी है वो कई हजार गुना बढ़ जाती है। तो फिर जब माँ होती है तो वो फिर सबकी माँ, मैं आपकी भी माँ हूँ, इसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको भी अपना बच्चा ही समझ के बात करूंगी, अपना भाई समझ के, बेटा समझ के, फिर वो हम पीछे छोड़ देते हैं। वो जो एक सिलसिला होता है ना, जो नौजवानी का जज्बा, ये वो सब पीछे रह जाते हैं। माँ हावी हो जाती है हर रिश्ते के ऊपर, बल्कि वो अपने शौहर के लिए भी हमदर्दी में माँ ही का रोल अदा कर रही है। उसे नुकसान ना हो, उसे चोट ना लग जाए, उसे कोई दुख ना लगे। केयर वाली बात होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो आप समझती थी कि आप कोई अफसर होती और हमदर्दी बांटने वाली? हाँ, मैं किसी के काम आती, मैं चाहे लॉयर बनती, चाहे मैं CSS करके किसी ऑफिसर के तौर पे काम करती या लेक्चरर भी होती, तो मैं लोगों की जिंदगियों में आसानियां बांटने का काम ही करती। वैसे देखो तो मैं इनडायरेक्ट अभी भी वो काम कर रही हूँ, यानी मैं अपने तजुर्बात से, मुशाहिदात से लोगों को चोट लगने से बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो नुकसान से बचें, वो तकलीफ से बचें, जो हम लोगों ने भुगता वो आगे वो ना भुगते। कहते हैं आपके सामने खड्डा है, लेकिन मैं उसको सिर्फ ये नहीं कहती कि देखो देखो वहाँ खड्डा है, मैं उसको रोक लेना चाहती हूँ वहाँ से। काश मेरे पास इतनी ताकत होती, मैं रोक लेती। तो जो आपके साथ फ्रांस में जो आपके 2-4 मुखलिस दोस्त हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? जी, मेरे बहुत सारे मुखलिस दोस्त हैं, सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने सबसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। मेरे जितने भी बच्चे हैं, भाई हैं, वो सारे जो हमारे साथ अदबी तौर पे काम करते हैं या अदबी सतह के अलावा भी हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं। जो नहीं भी करते उनका ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उनकी जो रुकावटें डालनी थी उनसे मैंने ज़्यादा आगे बढ़ के रुकावटें पार करना सीखी। और जो मेरा साथ देते हैं वो तो वैसे ही सर आंखों पे हमेशा मेरी, जब भी मुझे आवाज़ दें मैं उनके लिए मौजूद हूँ, हाजिर हूँ, जैसे भी मैं उनके काम आ सकूँ। लेकिन सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार ने, मोहब्बत ने, हौसला अफजाई ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया कि मुश्ताक भाई मेरे पास बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे अपने नए दोस्तों से मुतारिफ करवा रहे हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। सलीके से फजाओं में जो खुशबू गोल लेते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की दिल पर खुशगवार हैरत में मुब्तला करने वाली शायरा मुमताज़ मलिक। इनसे मुलाकात वक्तन फ़वक्तन दुआ न्यूज़ के तवस्सुत से आपसे होती रहेगी। तो जाते जाते पाकिस्तान के लोगों के लिए मुख्तसर सब्जेक्ट जी, पाकिस्तान के लिए ये कि पाकिस्तान के बच्चों को, स्पेशली लड़कों को कहूँगी कि आप सबको अपनी पढ़ाई पर
بہت زیادہ توجہ دینی ہے، اور پھر اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کیجیے. اور یہ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی قوم کسی ادھار کی مانگی ہوئی نہ تو زبان سے کامیابی حاصل کرتی ہے، اور نہ ہی ادھار کی مانگی ہوئی تلواروں سے کوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے. تلوار بھی اپنی ہونی چاہیے، تبھی آپ جنگ جیتتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں. زبان بھی اپنی ہونی چاہیے، جو آسانی کے ساتھ کھل کر آپ کو اپنا مدعا دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہمت اور حوصلہ دیتی ہے. واہ جی، اسی کے ساتھ جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جی، ممتاز ملک بھی ہماری اپنی ہونی چاہیے، اور ممتاز ملک ہماری اپنی ہے. ان سے ضرور ملیے گا، ان کی کتابوں کے تفریح